Hello everyone, I am Priyanka, your UGC NET पेपर 1 फैकल्टी। गुड इवनिंग सभी को, वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? और मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, एक्चुअली मैसेज शो नहीं हो रहे, मैसेज नहीं कर रहा कोई। गुड इवनिंग, ज्वाइन कर लो क्लास को। क्लियर है मैम, ओके ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है कल से लेकर, और कम से कम 10 से 15 बार तो कॉल कर चुकी हूँ मैं वाईफाई वालों को। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ जी सॉल्व हो जाएगा इशू, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो फोन से कनेक्ट किया है अभी मैंने। गुड इवनिंग जी सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? पीडीएफ मिल गई है क्या सबको टीचिंग एप्टीट्यूड की, सैटरडे को जो अपलोड की थी मैंने, कि नहीं मिली है? नो क्लियर मैम, क्या करे इस वाईफाई का। कम से कम 10 से 15 बार कॉल कर चुकी हूँ वाईफाई वालों को। पीपीटी ब्लर, ओके। फोन से कनेक्ट किया है, वाईफाई नहीं चल रहा है। यस मैम मिल गई, ओके। नहीं मिली मुझे सेकंड पीडीएफ। ठीक है, करती हूँ, चेक करती हूँ फिर। कल भी आपका यही इशू था ना कि आपको पीडीएफ नहीं मिली थी। आज मैं चेक करती हूँ फिर, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अंजलि। अंजलि, दो अंजलि हैं, अंजलि शुक्ला एंड अंजलि साहू। गुड इवनिंग जी। आप इंग्लिश स्टूडेंट के कंटेंट में पीडीएफ अपलोड करना भूल जाते हैं मैम ऑलवेज। नहीं ऋतुराज, इंग्लिश स्टूडेंट 5 तो है, मे बी 5 भूलती तो नहीं हूँ, अपलोड तो कर देती हूँ, बट 5-6 कोर्सेज है तो मे भी हो सकता है कि अपलोड नहीं हुई हो। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि टेक्निकल एरर भी होता है, और उस वजह से मेरे पास तो शो हो जाता है कि पीडीएफ अपलोडेड है, बट बाद में वो एरर आ जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वाईफाई नहीं चल रहा आजकल, उस वजह से मे भी ऐसा हुआ होगा। मिल गई है पीडीएफ, ओके। गुड इवनिंग जी, ठीक है। ठीक है, तो आज हम करने वाले, किसी का कोई डाउट है? ऋतुराज मैं चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। और पीडीएफ इंग्लिश इंग्लिश का है ना आपका, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी अभी। कल एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं था कल मेरे पास, मैंने देखा नहीं। फिर बैक टाइम बोली तब अपलोड किए, इस बार फिर भूल गए मैम आप अपलोड करना। अभी तो कोर्स भी ओपन नहीं होगा ना, ये वाले नहीं होगा। मैं चेक करती हूँ, ठीक है। कैसे हो मैम आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप लोग कैसे हो सभी? ज्वाइन कर लो प्लीज सभी क्लास को टाइमली। आज हम करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, और इसको प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और ऑडियो वीडियो, अब क्या बोलूं मैं, वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तो बहुत ज्यादा। क्लियर आ रही है क्या ऑडियो वीडियो? ठीक है जी। पेपर 1 में आपको पढ़ाती हूँ, ओके। और ये जो बैच चल रहा है आपका, दिसंबर के लिए चल रहा है ये बैच आपका, ठीक है। पूरी जिम्मेवारी हमारी है आपको नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाना। आपका काम है पढ़ाई करना अच्छी तरह से, और जो बोला जाता है उसको फॉलो करना। नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। हाँ 1-2 दिन हो सकता है ऊपर नीचे, कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि टेक्निकल एरर होता है, और किसी किसी कोर्सेज में पीडीएफ नहीं अपलोड होते हैं, ठीक है, एरर आ जाता है वहां पे। तो और पीडीएफ मिल जाती है लाइव, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। अभी मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन यूनिट 4 स्टार्ट करवाई थी स्टार्टिंग से, ठीक है। 12 जुलाई से या 13 जुलाई से मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन का यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, यूनिट 4। उसमें एक टॉपिक रहता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको हम देख लेंगे, कर लेंगे, या तो फिर हम पीवाई के उसके थ्रू कर लेंगे, या फिर जैसे भी करेंगे, बट करवा दूंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका ऑलमोस्ट कवर है, पीडीएफ अपलोडेड है, तो जिसने नहीं कम्युनिकेशन पढ़ा है वो जाकर रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो, जाकर पीडीएफ देख लो, नोट्स बना लो, ठीक है। और यस मैम क्लियर है, क्लियर है मैम। ओ थैंक गॉड। मैम यूट्यूब क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यूट्यूब क्लास ज्वाइन करने के लिए जी यूट्यूब का जो चैनल है ना, फिलर फॉर्म, ठीक है, फिलर फॉर्म। आपने क्या करना है कि वहां पे लाइव क्लास चल रही होती है, अभी मेरी 9 PM क्लास होगी, ठीक है, बैनर बना होता है, बस उसमें जाओ
और क्या करना है यूट्यूब क्लास के लिए, उसमें जाओ और जो उसकी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया होता है लिंक टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी जो यूट्यूब क्लास की पीडीएफ होती है। और जो आपकी ऐप की पीडीएफ होती है वो होती है जी आपकी इस पे ही फिलर फॉर्म की ऐप पर कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर वाले कोर्स में जाओ, नोट्स में जाओ, पेपर 1, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका यूनिट 1 एंड यूनिट 4 है कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, ठीक है। ओके जी मैम, कम्युनिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है मेरे से, क्या बोल रहे हो? ओके, आप क्या करवाओगे? आज है आपकी क्लास 9 PM। हाँ जी, आज भी मेरी क्लास है 9 PM। सुबह ही मुझे सर का मैसेज आया था कि 7 PM भी आपको क्लास लेनी है, 9 PM तो मुझे पता था कि मेरी क्लास होगी। PYQ करवाऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड 2023 के, ठीक है। आज करें क्लास को स्टार्ट, अभी प्लीज टाइम नहीं है हमारे पास, अब चले क्लास को स्टार्ट करें। यूट्यूब क्लास के नोटिफिकेशन ऑन करने पर मैम खुद नोटिफिकेशन मिल जाती है जब स्टार्ट होती है क्लास। हाँ, नोटिफिकेशन नोटिफाई मी ऐसा आप भी कर सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा। वैसे 9 PM होती है पेपर 1 की क्लास, और ये मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, जो आपका पेपर 1 है ना, ठीक है, 3 टाइम आपके पेपर 1 के 4 PM, 7 PM एंड 9 PM, ये है आपका फ्री यूट्यूब पर, और ये है आपका 4 PM एंड 7 PM पेड, किस पर है? ऐप पर है। क्लियर है? ओके जी, ये है मेरा टाइम टेबल जो अभी चल रहा है यूट्यूब पर। मंडे ट्यूसडे क्लास होती है, ऐप पर आपकी वेडनेसडे टू थर्सडे क्लास होती है थ्योरी, और मंडे ट्यूसडे भी हो सकती है, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। शेड्यूल और अनाउंसमेंट तो मैं डाल ही देती हूँ फिर भी, ठीक है। करते अब क्लास को स्टार्ट, अब प्लीज, टाइम काफी हमारा जा चुका है, 7 हो चुके हैं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं आप लोगों को करवा रही हूँ यूजीसी यूजीसी नेट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, चाहे फिर वो नेट जेआरएफ है, चाहे फिर वो आपका सेट है, इवन देन आपका बीएड के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीएड के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो काम आना ही है आपका। क्लियर है? 3 एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है आपका, और ये सारा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हम पढ़ने वाले हैं, और आधे मतलब हमने काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए है टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। आज हम करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या फिर आप बोलो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये हमने कर लिया था। ऑटोक्रेटिक क्या है आपका, डेमोक्रेटिक क्या है, लेजिस टीचिंग क्या है। मैम पीपीटी इज नॉट क्लियर, पीपीटी ब्लर है मैम, गुड इवनिंग। फोटो हो तो क्या है पे यूट्यूब पर, यस मैम। पीपीटी ब्लर क्या क्या करूं? वाईफाई वालों को ना कम से कम 15 टाइम रात से लेकर कल से लेकर कॉल कर रही हूँ, और अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब मन कर रहा है कि उनको पकड़ के ना मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, जानती भी तो नहीं हूं ना उनमें से किसी को, पकड़ भी नहीं सकते किसी को। अभी तक रेड लाइट जल रही है मेरे मॉडेम में, वो बोल रहे हैं कि बैकएंड से कोई प्रॉब्लम हुई है, मीन्स हमारे पूरे एरिया में प्रॉब्लम हुई है वाईफाई की, तो शायद अब पता नहीं कब तक ठीक होगा। बोल तो रहे थे कि हमने भेजे हुए हैं इंजीनियर जो होते हैं इनके, वर्क कर रहे हैं मैम, हो जाएगा सॉल्व। पहले उन्होंने मुझे बोला 4 बजे तक हो जाएगा, फिर बोला 5 बजे तक हो जाएगा, फिर बोला 7 बजे तक हो जाएगा, अब पता नहीं, ठीक है। इस वजह से ब्लर है। बीएड के लिए किस प्रकार से मोस्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो एंट्रांस टेस्ट होता है ना बीएड का, और जब आप बीएड करते भी हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका सारा 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सेट से भी कहीं ज्यादा इजी और नेट से भी कहीं ज्यादा इजी, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, और जब आप बीएड करते हो तो वहां पे भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। जो स्कूल लेवल की तैयारियां कर रहे हो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप तो कॉलेज लेवल की कर रहे हो, तो फिर किनको पकड़ना है मैम? वाईफाई वालों को पकड़ना है कि मेरा नेट ठीक कर दो, और किनको पकड़ना? वाईफाई वालों को पकड़ना था, पर पकड़ में नहीं आ रहे ना, क्या करें। ठीक है जी, ये हमने कल कर लिया ना, ठीक है। फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, कल नहीं, उससे पहले सैटरडे को किया था, ठीक है। इसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सभी थम्स अप दे दो अभी, सभी थम्स अप देंगे। अब प्लीज कोई भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसको और क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ आपका टीचिंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ आपका टीचिंग भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, अभी वेट करना 1 मिनट, मुझे कुछ ऑथर्स के नेम निकालने थे इसमें बुक से। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, अब जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है या फिर आप बोलो मैक्सिम्स ऑफ जो आपका टीचिंग है, इसका क्या मतलब है, जो भी आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ आना चाहिए। मतलब मेन यही है कि जो आपकी टीचिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ओके, तो टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी, टीचिंग इफेक्टिव कैसी होगी? कल संडे को क्लास थी क्या? हाँ जी, कल क्लास थी, डाउट क्लियरिंग क्लास थी, कल आपका डाउट सेशन था। ओके, अब आपकी इफेक्टिव कैसे होगी टीचिंग, बताओ मुझे, आपकी टीचिंग इफेक्टिव कैसे होगी? फीडबैक से, हाँ जी। और जो आप पढ़ा रहे हो वो स्टूडेंट को समझ आ जाए, ठीक है। आपको इजी वे में भी पढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मीन्स आपको इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा कि स्टूडेंट को समझ आ जाए, तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव मानी जाएगी। आपके पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर स्टूडेंट अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट के दिमाग में नहीं जा रहा है, स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, तो आपका पढ़ाना फिर इफेक्टिव नहीं रह जाता उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो, मैक्सिम सिमिलरली आर शॉर्ट स्टेटमेंट that are considered as a general rule of conduct। इंपॉर्टेंट है ये लाइनें जो मैं पढ़ रही हूँ, एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये उठ के आई है, क्लियर है। द मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सपीरियंस्ड टीचर हैव पुट फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह मैक्सिम छोटे कथन है जिन्हें आचरण का एक सामान्य नियम माना जाता है। शिक्षण के सिद्धांत कथनों का एक समूह है जिन्हें अनुभवी शिक्षकों ने सामने रखा है, ठीक है। अनुभवी शिक्षकों ने सामने रखा है। ये कहावतें सार्वभौमिक तथ्य है और दुनिया भर में स्वीकृत है। जब एक शिक्षक युक्तियों को प्रभावी ढंग से समझता है तो शिक्षण अधिक व्यवस्थित और कुशल हो जाता है। मेन तो वही है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग बोलो, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोलो आप, कि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अब इफेक्टिव तो तभी होगी, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, इफेक्टिव तो तभी होगा अगर फीडबैक आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जो भी आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो वो स्टूडेंट को समझ आ रहा है, तो आपको पढ़ाना इस तरह से पड़ेगा ताकि स्टूडेंट को समझ आए। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। मैम ज्यादा लेट हूँ क्या? नहीं नहीं, ज्यादा लेट नहीं हो, बस हो गया, ठीक है। तो पढ़ाना इस तरह से पड़ेगा। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने होते हैं एक टीचर को, क्लियर है। कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है, कुछ मैक्सिम्स है जो एक टीचर को फॉलो करने होंगे अपनी टीचिंग में, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये देखा होगा। ओके, अब देखो, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। मैम सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड देख लेना, अभी स्टार्ट किया है वैसे। फ्रॉम नोन टू अननोन, जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम उसको इतना भी ज्यादा टफ नहीं पढ़ाते कि उसको पता ही ना हो कि क्या है। मीन्स पहले हम क्या करते, जो चीजें उसको पता है ना वहां से स्टार्ट करेंगे हम, जो उसको पता है वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके हम अननोन पे जाएंगे। मीन्स अगर उसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डीप डीप जाएंगे, क्लियर है, समझ रहे हो। पहले ही अगर आप गहराई में चले जाओगे तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। ओके, अब सुनना यहाँ पे, दिस इज अ मैक्सिम दैट थ्रोज लाइट ऑन प्रीवियस एंड एक्वायर्ड नॉलेज, जो उसकी पिछली नॉलेज है, जो उसने नॉलेज गेन किया, दैट द स्टूडेंट माइट हैव, जो उसके पास पिछली नॉलेज है, मीन्स जो उसको पता है। द स्टूडेंट्स माइट नो सम कंसेप्ट एंड द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द अननोन थ्रू द नोन कंसेप्ट। मीन्स कि जो स्टूडेंट को पहले से पता है वहां से आप टीचिंग स्टार्ट करोगे, फिर आप वहां जाओगे, डीप में जाओगे, फिर क्लियर है, फिर आप डीप में जाओगे। अब देखो, यह एक कहावत है जो छात्रों के पिछले और अर्जित ज्ञान पर प्रकाश डालती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या तो ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सा नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, बड़े ऑप्शन आएंगे इसमें, एफ जी एच तक भी आ सकते हैं, ठीक है। और फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कंक्रीट, जितना भी हम पढ़ेंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इस तरह से फिर कुछ ऐसा दिया गया होगा जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या फिर मैक्सिम ऑफ टीचिंग का नहीं होगा, आपको उसको बाहर निकालना होगा।
या तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा या फिर आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाएगी फ्रॉम नोन टू अननोन क्या है, या फिर आपको स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहां से चलेंगे हम, ठीक है। अर्जित छात्रों को कुछ अवधारणाएं पता हो सकती है और शिक्षक को ज्ञात अवधारणाओं के माध्यम से अज्ञात का परिचय देना चाहिए। उदाहरण के लिए सांस लेना और खाना ऐसी ज्ञात अवधारणाएं हैं जिनसे सभी छात्र परिचित हो सकते हैं। अब सांस लेने का तो सबको पता है कि सांस लेना है, खाना खाने का तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। खाना तो मैम हम बस पढ़ाई हो ना हो खाना नहीं छोड़ सकते कभी भी, ठीक है। खाना भी पता है, सांस भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी कि आप सांस लेना भूल जाओ या खाना खाना भूल जाओ? पढ़ाई करना भूल सकते हैं मैम, स्टडी करना भूल सकते हैं मैम, बट सांस लेना और खाना खाना कैसे भूल सकते हैं हम? इनसे तो हम परिचित हैं मैम, ठीक है। और एक फोन हो गया, इसके बिना सांस खाना और फोन इसके बिना नहीं जी पाएंगे। अब देखो सांस लेना और खाना ऐसी ज्ञात अवधारणा है जिनसे सभी छात्र परिचित हो सकते। बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। हालांकि श्वसन क्रियाएं और पाचन क्रिया एक अज्ञात अवधारणा हो सकती है, शिक्षक को ज्ञात को स्वीकार करना चाहिए और छात्रों को अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। अब देखो खाना खाना तो पता है, फिर उसके उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम उसका, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फंक्शन, ये तो साइंस वाले स्टूडेंट्स को ही पता होगा। क्लियर है? और रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो होते हैं, जो हमारी सांस की नलियां हैं, तो इतनी ज्यादा नॉलेज थोड़ी होगा। तो जो आपको पता है फिर उसके बाद डीप में जाना, डीप में उसकी स्टडी करवाना। खाना खाना पता है, फिर खाना खाने के बाद बताया जाएगा कि जब हम खाना खाते हैं हमारा खाना कहाँ जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम सांस तो लेते हैं, बट हम कैसे सांस लेते हैं। अगर आपके फेफड़े ही खराब हो गए तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके लिए बोल रही हूँ मैं। अगर फेफड़े ही खराब हो गए, खत्म हो गए, तो सांस खत्म है, आपकी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा फिर। कौन और सांस? क्लियर है? तो जो चीजें पता है उसके बाद डीप में उन चीजों को समझाना स्टूडेंट को, फ्रॉम नोन टू अननोन, यही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। सांस पता है, खाना पता है, फोन भी पता है, कंप्यूटर भी पता है मैम हमें कि कंप्यूटर भी होता है, लैपटॉप भी होता है, ठीक है। लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, बट कंप्यूटर के अगर फंक्शंस की बात आ जाए, ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर के फंक्शंस नहीं पता होंगे ना सबको। क्लियर है? कंप्यूटर के फंक्शंस पता नहीं होंगे। अब जैसे आप आईसीटी पढ़ रहे हो, मेल का मुझे पता है कि ईमेल सबके पास होगा कहीं ना कहीं। क्या आपको पहले कभी पता था सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म पता थी क्या कभी? एफटी की फुल फॉर्म पता थी क्या कभी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर, ऐसा कुछ करके, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म क्या पता थी आपको कभी? एसएमएस की फुल फॉर्म पता थी कभी? पीपीटी की फुल फॉर्म पता थी कभी? पीडीएफ की फुल फॉर्म पता थी कभी? नहीं ना। तो फ्रॉम नोन टू अननोन जाना एक टीचर का काम है। फोन से शादी कर लो। अब फोन भी पता है, अब फोन के फंक्शंस की जहां पे बात आ गई, तो मे भी मुझे नहीं लगता कि हाँ सारे ही फंक्शंस आप लोगों को चलाने आते होंगे जब तक आप एक्सपीरियंस ना हो जाओ, जब तक आपने सीखा ना हो। इज इट क्लियर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ जी। तो ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आप आईसीटी पढ़ोगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे पहले, ओके। जो आपका व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, बताना जरा मुझे, जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं ना, इनक्रिप्टेड होता है वहां पे लिखा, उस इनक्रिप्टेड का क्या मीनिंग होता है? जब भी आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो इनक्रिप्टेड लिखा होता है। इनक्रिप्टेड ऐसा कुछ होता है, इनक्रिप्टेड, उसका मीनिंग बताना जरा मुझे, क्या मीनिंग होता है उसका? ENC, इनक्रिप्टेड, ठीक है। कोई भी सर्च नहीं करेगा गूगल में, जल्दी बताओ फास्ट। इनक्रिप्टेड पता है मुझे, चला के मैम हम तो, हमारे पास सब कुछ चलता है, गूगल है हमारे पास, हम तो गूगल में सर्च करके फटाफट आपको रिप्लाई देंगे। सीक्रेट प्राइवेसी होती है वो, ठीक है। मतलब वो मैसेज सिर्फ वही देख सकता है जिसको आप भेज रहे हो, नहीं तो आपके मैसेज वायरल ना हो जाए, फिर सबको पता नहीं लग जाए आपकी करतूत। नहीं पता मैम, हाँ वेरी गुड सब्बा हुसैन जी। अब देखो कंप्यूटर का आपको पता है, व्हाट्सएप का आपको पता है, फ्रॉम नोन टू अननोन यही होता है। व्हाट्सएप का सबको पता है। अब एक टीचर क्या करेगा, व्हाट्सएप के जितने भी फीचर्स है, जो भी चीजें हैं, और एग्जाम में पूछा गया था वो इनक्रिप्टेड वाला, कि इनक्रिप्टेड का मीनिंग क्या होता है? प्राइवेसी होती है वो, ठीक है। सीक्रेट प्राइवेसी बोलो आप, ओके। कि नहीं तो फिर मैसेज वायरल ना हो जाए।
अब तो कोई भी मैसेज उठा के किसी का भी डाल दे, फिर प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी फिर। हाँ जी। और वेरी गुड, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, नहीं पता मैम, तो बस वही था, फ्रॉम नोन टू अननोन। अब मुझे नहीं लगता कि इतने बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया आप भूल पाओगे कभी। चलिए नेक्स्ट। समझ आ गया सबको? थम्स अप दे दो एक बार। थम्स अप, कुछ यस नो, समझ आया नहीं आया? हम्म। बस नोन टू अननोन में क्या रखोगे? मैम कंप्यूटर तो पता है कि कंप्यूटर होता है, बट कंप्यूटर के फंक्शंस नहीं पता, और वही काम करेगा एक टीचर। ठीक है, फोन पता है बट फोन के फंक्शंस नहीं पता। लाइक मैंने व्हाट्सएप पूछा था, जो कि सब चलाते हैं, बिना व्हाट्सएप का तो कोई होगा नहीं यहाँ पे। अब देखो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब वही बात आ गई। अब आपके जितने भी मैगजीन्स है ना कहीं ना ये एक जैसी बात ही बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। ये नहीं कि पहले इतनी टफ टफ चीजें बता दी ना आप लोगों को कि भाई हालत ही। अब मान लो जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया, अब मैं आपको स्वयं से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, स्वयं प्रभा और सारी चीजें मैं आपको प्रिंसिपल्स में आपको पहले ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, और मैं ये बताऊं ना कि टीचिंग क्या होता है, तो कैसा फील होगा तुम्हें? इतना टफ होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। मैथ के मैं आपको फॉर्मूले ना सिखाऊं, और पहले ही मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना बोल दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करो, फॉर्मूले नहीं सिखा रही हूँ कि क्या कहाँ लगना है, आप बोलोगे इतना टफ है मैथ। बेसिक टू एडवांस। अब देखो, पहले ऐड करना सिखाया जाता है कि डिवाइड करना सिखाया जाता है? पहले ऐड और माइनस सिखाया जाता है, मीन से एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कि डिवाइड करना सिखाते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखाते हैं? बताना जरा मुझे। ऐड, यस। तो ये है सिंपल, पहले ऐड करना सिखाएंगे, उसके बाद ही तो आगे उनको डिवाइड मल्टीप्लाई आएगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, सरल से जटिल की ओर जाना है। क्लियर है? नेट जेआरएफ की जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं ना आपको, तो हम भी पहले आपको सिंपल सिंपल चीजें, बड़ी इजी इजी चीजें बताते हैं। और कुछ लोगों का तो ये कहना होता है नेट जेआरएफ तो इतना इजी है जी, है ना, कि इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं ना नेट जेआरएफ में, तो कि ऐसे ही पास हो जाएगा। तो मेरा रिप्लाई उनके लिए पता है क्या था? क्योंकि थे मेरे रिलेटिव्स, को ही बोलते इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला भाई ऐसा ना 50 क्वेश्चन से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं होता। अगर 50 क्वेश्चन इजी आ जाए ना तो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं होता है, उसके ऊपर नंबर चाहिए। या 10 क्वेश्चन इजी आ जाए या 20 क्वेश्चन इजी आ जाए तो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं होता है। आपको इस लेवल की स्टडी करनी होती है, इजी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्या समझ रहे हो? इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इस तरह के एग्जाम्स बनते हैं आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना नेट जेआरएफ करना बहुत ईजी है, भाई 10 नंबर 10 क्वेश्चन अगर आपके ईजी आ गए, 50 क्वेश्चन अगर आपके ईजी आ गए, तो क्वालिफाइड करना आपका ईजी नहीं होता है। मीन्स जो जिन लोगों ने खुद क्वालिफाइड नहीं किया होता है। अभी आप बोलते हो ना मैम हमें ताने मिलते हैं सुनने के लिए कि हाँ पढ़ रहे बेटा, जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लोगे ना फिर भी ताने मिलेंगे कि ये तो इतना इजी पेपर होता है, इनको क्या है करने के लिए। तो लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल बताओ, उसके बाद जटिल में जाओ। 2 + 2 4, यस वही। ठीक है, जैसे बच्चों को बताया जाता है। अब देखो यहाँ पे, यह माना जाता है कि पहले सरल अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है और फिर शिक्षक जटिल विषयों पर आगे बढ़ते हैं। सरल अवधारणाएं अधिक जटिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए नींव तैयार करती है, नींव। ठीक है, अगर आपको ऐड करना आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ कि कम से कम 4 से 8 घंटे तो पढ़ाई करो। अगर आप 4 घंटे, और एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, मिनिमम मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ाई करो। मुझे पता है अगर आपको 4 घंटे पढ़ने की आदत हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपका वो टाइम इंक्रीज होएगा। क्योंकि जिसको पढ़ने का शौक होता है ना, वो बिना पढ़ाई के रह ही नहीं सकता है। इवन देन आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो भी आप बिना पढ़ाई के रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके अंदर वो शौक आ जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको पढ़ना ही होगा। बट मैं क्या बोलती हूँ, पहले 4 घंटे तो स्टार्ट करो पढ़ना। नहीं पढ़ना 4 घंटे, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो स्टार्ट करो। और वो इंक्रीज होता रहेगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 8 में जाएगा, 10 में जाएगा, 12 में जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा आप बोलोगे मैम 10 8 9 घंटे पढ़ाई ना हो ना तो लगता नहीं है कि दिन गुजर रहा है हमारा। स्टार्टिंग में तो बड़ा टफ लगता था। ठीक है, तो इजी से स्टार्ट करना, सरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? क्या कोई मुझे कम्युनिकेशन के नोट्स दे सकता है जो शॉर्ट में बनाए हो मैम के साथ? अच्छा, क्लियर है, समझ आ रहा है? चलें नेक्स्ट। फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब कंक्रीट हमारा क्या होता है? ठोस। ठीक है,
ठोस से अमूर्त की ओर जाना। ठोस से मीन्स कि जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और जो इजी भी है, जो आपकी पकड़ में आ रहा है। हम बोलते हैं ना कि ये बात मेरी पकड़ में आ रही है, ये बात मेरी पकड़ में, और कहीं ना कहीं ये भी वही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी वही है। जितना हम पढ़ रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, नोन टू अननोन पढ़ रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि एक जैसी चीजें नजर आ रही हैं, बट थोड़े थोड़े डिफरेंस है फिर भी सब में। ओके, अब देखो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जांपल हाँ मैंने दिया है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर दोज दैट आर इनटेंजिबल, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहे हैं एक तरह से, क्योंकि पहले ठोस, पहले वो चीजें जो आप देख पा रहे हो और जो आप समझ पा रहे हो इजीली, कंक्रीट वो होता है इजीली। अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो उसको समझने के बाद एक फॉर्मूला बनेगा, उसको समझने के बाद एक थ्योरी बनेगी। क्लियर है? जो ठोस चीजें आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये है, आपको नजर आ रहा है, मैंने इसके दो भाग कर दिए, क्या हो जाएगा ये, क्या बोलेंगे इसको, 1/2, 1/2 बोलेंगे ना, 1/2 बोलेंगे इसको। अगर मैंने ये, मेरे पास पूरा फट्टा सा है, ये मेरे पास पेन है, एक है ये, ठीक है, मैंने इसके दो भाग कर दिए, हम क्या बोलेंगे 1/2। बट अगर मुझे यही 1/2 आप, मैं ऐसे बोलती 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये कितना कितना होता है, तो क्या क्या बोलते हैं आप, कैसे निकालते हैं आप इसको कि 1/2 होता क्या है? तो उसके लिए पहले ठोस आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ये मेरे पास ठोस है, ये मेरे पास पेन है, मुझे आपको मैथमेटिक्स सिखाना है, इसको मैंने तोड़ दिया, ये अभी एक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो बन जाएगी, 1/2। ओके, अब देखो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर दोज दैट आर इनटेंजिबल। अब अब्स्ट्रैक्ट वो थे जो इनटेंजिबल थे, और ठोस वो है जो आपका कंक्रीट है, ठीक है, ठोस वो है जो आपका कंक्रीट है। Abstract concepts are those that are intangible. It cannot be seen since it does not have a physical form. इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं है अब्स्ट्रैक्ट की। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पहले कंक्रीट में जाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, कैसे कैसे थ्योरीज बन रही हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, और फिर हम वहां तक पहुंचेंगे जो हमें नहीं नजर आ रहा था कि वाह अच्छा इसका मतलब ये था, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। अभी आपको देखो नेट जीआरएफ कर रहे हो, बट आपको अभी नहीं नजर आ रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो। जब आप नेट जीआरएफ कर लोगे ना, ठीक है, नेट जीआरएफ कर लोगे, पीएचडी के लिए आप अप्लाई करोगे, आप इंटरव्यू दोगे, ठीक है, और आप एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। क्लियर है? हार्ड वर्क हमेशा पे करेगा, आज नहीं तो कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, ओ वाह नेट जीआरएफ, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, नेट जीआरएफ से, बट मुझे नहीं पता था कि सच में मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच जाऊंगा। जब आप टीचिंग करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये तो मतलब बहुत ही प्यारा है। अभी तो आपको अभी आपको नहीं नजर आ रहा होगा। कईयों को तो माइंड में वही कल वाली बात कि मैम डिप्रेशन रहता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और जॉब नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। नेगेटिविटी चीजों से तो भाई खुद ही बच के रहना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिविटी से। अपने आप को खुद मोटिवेट करो, खुद पॉजिटिव रहो। क्लियर है? कल जैसे बोल मैम लोग बोलते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, सो नहीं होता, भाई जो लोग बोलते हैं वो कौन सा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके बैठे हैं वहां पे, जो आपको बोल रहे हो और जिनकी बात आप सुन रहे हो। हमेशा ऐसे बंदे की बात फॉलो करना जो खुद सक्सेसफुल होगा। जो खुद सक्सेसफुल नहीं है ना, वो फिर मुझे नहीं लगता, या फिर अपने अपने लेवल का हो, बोलते हैं ना कि अपने लेवल का हो भी तो हम सुन भी लेंगे फिर, ठीक है। अगर खुद भी वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके बैठा है तो हम माने कि चलो यार तेरी बात को सुन ले, समझ ले थोड़ा सा, पीएचडी करके बैठा है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करके बैठा है, तो हम सुन भी लें। क्लियर है? कंक्रीट का समझ आ गया ना आप लोगों को? कंक्रीट और वो, अभी आप नेट जेआरएफ कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर धुंधला सा दिख रहा है, दिख तो रहा है मैम, पता तो है बन तो जाएंगे, पर कभी कभी मैम टेंशन हो जाती है ना, धुंधला सा दिख रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट वही है, इंटेंजिबल। कंक्रीट ये है आपका ठोस। देखो उदाहरण के लिए बोर्ड मास इसी तरह अमूर्त अवधारणाएं है, जबकि ये जो बोर्ड मास वाला है ना, ये एग्जाम में एज इट इज उठ के आई थी लाइन, और पूछा गया था फ्रॉम नाउन टू अननोन है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, और फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, तो राइट आंसर हो जाना था कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये बोर्ड मास एक्चुअली यही उठ के आई थी लाइन एग्जाम में नेट जेआरएफ के। बोर्ड मास और इसी तरह अमूर्त अवधारणाएं, जबकि संख्याएं और गिनती आदि ठोस है, और इन्हें भौतिक वस्तु को का उपयोग करके सिखाया जा सकता है। जब हम शिक्षण के, अब देखो ये तो ठोस है जो आपकी बोर्ड मास है ना, ये गिनती ठोस है,
ठोस है और भौतिक वस्तु का उपयोग करके इन्हें सिखाया जा सकता है। भौतिक वस्तु का कैसे उपयोग करके, फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला पेन है, ठीक है, और क्या है मेरे पास, ये बॉटल है, ठीक है। अब ये कितना बना, एक और एक कितना बना, दो। तो ये क्या किया मैंने, ठोस पदार्थों का यूज किया और मैंने क्या बताया कि ये तो दो बनते हैं। अब और चीज में लेके आ जाऊं, यहाँ पर क्या क्या दिखाऊं आपको, ये नोटबुक है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे तो 3 बन गया ये, ठीक है। इस तरह से गिनती सिखाना। तो ठोस का मैंने उपयोग किया किसके लिए, गिनती के लिए, कि हाँ आपको गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, ऐसे तो सिखाया जाता है, एक लड़का, दो लड़का, 3 4 5 6, इस तरह से गिनती सिखाई जाती है, ठीक है। उनको क्या पता एक क्या है, उनको क्या पता या फिर दो क्या है। क्लियर है, जो दिख रहा है उसे जो नहीं दिख रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ जी, अब चलिए नेक्स्ट। क्लियर है आप लोगों को। अब देखो ये है कंक्रीट, ये है आपका ब्लू और ये है आपका ग्रीन। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला, 3 + 2। अब ये तो हमें दिख रहा था कि ये आपका ब्लू है, ये आपका ग्रीन है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, बट हमें ये नहीं दिख रहा था कि 3 + एक छोटे बच्चे के लिए तो टफ हो जाएगा ना, 3 + 2। आप उसको पूछोगे वो बोलेगा 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो उसको ऐसी ठोस वस्तु दिखा के, मोंटेसरी मैंने बताया था कल आप लोगों को, ठीक है, कल परसों मोंटेसरी। तो वहां पे वुडिड वुडिड जो आप लोगों के ये होते हैं ना, टॉयज होते हैं, उनका यूज करके छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि गिनती कैसे करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये तो 3 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, बट अब अब्स्ट्रैक्ट क्या था कि हमें ये नहीं दिख रहा था कि 3 और 2 5 होते हैं। क्लियर है, ठोस वस्तु का यूज करके। और कंक्रीट का अगर एक और मीनिंग बोलूं मैं, चीजों को तोड़ना, जैसे कि ये चीज 1/2, ठीक है, चीजों को तोड़ना मीन्स छोटे 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 चीजों को एक बड़ा लेवल बन जाएगा, छोटी छोटी चीजों को तोड़ के दिखाना, ठीक है। तोड़ना, 3 2, ब्लू ग्रीन, अगर यहाँ पे येलो होता एक हो जाता फिर वो, ठीक है। अगर यहाँ पे येलो का एक डब्बा होता तो वो एक हो जाता, फिर हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्या जाता, 3 2 5 और एक 6, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट चला जाता, ठीक है। 3 2 + 1, अब्स्ट्रैक्ट क्या, 6 चला जाता। हाँ जी, नेक्स्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब ये क्या होता है, इंडक्टिव की डिडक्टिव, बताओ मुझे, इंडक्टिव है ये या डिडक्टिव है। डाउट क्लास में भी संडे को मैंने करवाया है, ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला। ये इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, पर्टिकुलर टू जनरल, या फिर आप ये बोलो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहे हो मतलब बात को, गुड। और ये एग्जैक्टली लाइन आपके एग्जाम में उठ के आई है, यही पूछा गया था, पर्टिकुलर टू जनरल आपका इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है। और मुझे पता है डेफिनेटली 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जाम इसको डिडक्टिव करके आ जाएंगे, क्योंकि एक तो एग्जाम का फोबिया रहेगा, डर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, मैम आते हुए भी भूल गए, मैम पूरा पूरा आता था, सब कुछ पढ़ा था, पूरा माइंड में था, घर में आएंगे ओहो ये तो आता था बट ये गलत कैसे कर दिया। वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं थी, वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी तरह से नहीं थी, रट्टा लगाया था। जहां पे आपको रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी वो आपके ईयर्स रहेंगे, वो आप लोगों के ईयर्स रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और थोड़ी बहुत चीजें रहेगी कि हाँ यहाँ पे रट्टा भी लगाना पड़ता है, ठीक है। ईयर्स रहेंगे, ऑथर्स नेम होंगे, पोइट के नेम होंगे, वहां पे रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी। पर जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चलेगी वहां कॉन्सेप्ट ही चलेगी। अब अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक टू जनरल क्यों है, ये जनरल टू स्पेसिफिक क्यों नहीं है, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, जनरल का क्या मतलब होता है, या फिर बोला जाए पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है और जनरल का क्या मतलब होता है। विशेष से सामान्य तक जाना, विशेष से सामान्य तक जाना, डाउट क्लास में बताया था मैंने। जनरल होता है जब आपका वो एक्सेप्टेबल हो जाए, जनरलाइजेशन हो जाए पूरी तरह से। पर्टिकुलर होता है एक चीज से छोटी छोटी, जब हम जगहों से जाते हैं, मीन्स कि आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और वो जाकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन बन गई, स्पेसिफिक, ठीक है। एक पर्टिकुलर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और वो आगे बढ़ते 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 बड़ी इन्फॉर्मेशन बन गई और फिर वो जाके लॉ बन गया, थ्योरी बन गई, ठीक है। अब लॉज और थ्योरी ऐसा तो नहीं है कि आपके अनुसार बनेगी,
आपने बोल दिया हाँ जी ये लो होना चाहिए, वही लो हो जाएगा। आपने बोल दिया ये थ्योरी होनी चाहिए, वही थ्योरी हो जाएगी। स्पेसिफिक से जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर थिंग से जाना पड़ेगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि पर्टिकुलरली। जब हम एक एक देखो, जब हम एक एक व्यक्ति की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलरली, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर, मतलब कि सिर्फ उसी व्यक्ति पर। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि उस व्यक्ति पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शिमला पर दया आए परमेश्वर की, क्योंकि जैसे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है शिमला पर, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी ना, पर्टिकुलर शिमला पर दया आए। अब मुझे पूरे वर्ड में बोलना है, अलग अलग स्टेट्स में बोलना है, तो मुझे वैसा बोलना पड़ेगा, पर्टिकुलर। किसी एक चीज को, किसी एक जगह को, मतलब दबाव दे रहा है किसी चीज पे, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। ओके, तो यही आपका, और ये इंडक्टिव से हम डिडक्टिव की ओर जाते हैं। और ऐसा क्यों जाते हैं इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, फिर जाके थ्योरी बनेगी। ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर जाके थ्योरीज बनेगी। डायरेक्ट थ्योरीज पे थोड़ी काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ऐसा है, पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य तक पहुंचना। इस लेख में आप देखेंगे कि सभी सुक्तियों और कथनों को उदाहरणों का उपयोग करके सरल बनाया गया है। यही बात पढ़ाते समय भी करनी चाहिए, ठीक है। In this article, you will notice that all the maxims and statements are simplified using examples. The same things must be done while teaching. A particular, ये देखो यहाँ पे important है, a particular instance or scenario must be taken into account while explaining the concept, and then the student can be asked to generalize the same. अब देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर टीचिंग प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, सुनना मेरी बात को ध्यान से, व्हेन यू आर टीचिंग प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, यू शुड टेक वन और टू सेंटेंसेस इन पर्टिकुलर एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब देखो, आप पास्ट टेंस पढ़ा रहे हो, आप प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हो, आपको कोई ना कोई सेंटेंस तो लेना पड़ेगा ना पर्टिकुलर, कि हाँ इस सेंटेंस में पास्ट यूज होगा और इस सेंटेंस में आपका प्रेजेंट होगा। पास्ट आपका वॉज वर्ब के लिए यूज होता है और प्रेजेंट आपका इज एम आर के लिए यूज होता है। तो इज एम आर के लिए आपको वो सेंटेंस तो यूज करना पड़ेगा ना। क्लियर है, वो आया था, ही वॉज कमिंग या जो भी है, ठीक है, एंड वो आ रहा है, ही इज कमिंग। तो सेंटेंस तो लेना पड़ेगा ना प्रेजेंट और पास्ट के लिए, तभी तो आप बताओगे कि कैसे प्रेजेंट इज एम आर प्रेजेंट हुआ, वॉज वर आपका पास्ट हुआ, फिर उसके लिए सेंटेंस यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। द स्टूडेंट कैन देन द स्टूडेंट कैन देन बी आस्क्ड टू जनरलाइज द प्रिंसिपल एंड अप्लाई इट ऑल सिचुएशन। अब जब उसको पास्ट वॉज वर का पता लग गया, उसको इज एम आर का पता लग गया, अब जितने भी सेंटेंस आएंगे वो उसको अप्लाई कर सकता है उन सभी सेंटेंसेस में। आपको यही नहीं पता कि ही केम, ही वॉज किस में आ जाएगा आपका, ही वॉज। बना लो कोई भी सेंटेंस, ठीक है, वॉज वाला बना लो, आई एम गोइंग, आई वॉज गो, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है मिस अफरीन। अब आपको जब इज एम आर का पता लग गया और मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, अब मान लो आपको कोई भी बात बोली जाए, आप खुद बना लोगे, जैसे कि अभी देखो खुद बना रहे हो आप, ही केम, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आने वाले हैं, वो खुद सेंटेंस बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है वॉज वर्ब कहाँ यूज होना है, इज एम आर कहाँ यूज होना है। सेंटेंस से मैंने एग्जांपल दे दिया था आप लोगों को। गुड, क्लियर है, पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्टिव से स्टार्ट करेंगे और डिडक्टिव में जाएंगे, देख लो। और जो जो आपका ये इंडक्टिव वाला और डिडक्टिव वाला मेथड है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड बोलो, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलो, कम्युनिकेशन बोलो, हर जगह ये यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, पेपर 1 एनटीए वालों का फेवरेट। We follow many times, known to unknown, to learn many things about the study and life. Yes. From whole to part. अब देखो, ये तो हमने पढ़ा है मैम। अब क्या होता था बचपन में ना, मैं बताती हूँ आपको। होल टू पार्ट हमें बोला जाता था गाय पर, मैं पढ़ी हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है। तो गाय पर लिखना होता था ऐसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करती थी, मैं देखती थी गाय को, मेरे घर पे तो गाय होती थी। अब मैं गाय को देखती थी, मैं उसको देख देख के बनाती थी कि ये गाय की पूंछ है। अब देखो ड्राइंग तो मेरी ऐसी है, अब जैसी भी है एडजस्ट कर लेना, 4 टांग होती है गाय की, ठीक है। और कई बार ना, मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे लिख देते थे गाय की 2 टांग होती है, तो मैम क्या करते थे वहां पे ना ऐसे राउंड सा लगा देते थे। छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं पता होता इतना। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मैं तो गाय को देख देख के बना देती थी, 1 2 3। कई बार मैं दूर से गाय को देख रही थी तो मुझे 2 ही टांगे दिखती थी, तो मैं भी लिख देती थी गाय की 2 टांगे होती है।
ठीक है। अब होल टू पार्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये तो था छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, अब आप लोगों के लिए, आप वो बड़े बच्चे, ठीक है। अब देखो होल टू पार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने पूरा नेट का सिलेबस आप लोगों को बताया, ठीक है, कि नेट में ये सिलेबस रहता है, यूनिट आपकी कितनी है, 10 यूनिट्स है। तो ये था आपका होल, 10 यूनिट्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, और आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लियर है। 10 यूनिट्स होती है। अब ये तो था मेरा होल, ठीक है, कि ये सारी यूनिट्स आनी है जी पेपर 1 में। अब टू पार्ट, अब मैं एक एक पार्ट करके पढ़ा रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आपका कम्युनिकेशन, नहीं कम्युनिकेशन तो हो गया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पीपल एंड डेवलपमेंट, तो वो जाएगा जी आपका पार्ट में, क्लियर है। अब जो आपका होल टू पार्ट है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसने दिया था एक्चुअली में। ये दिया था जी आपका गेस्टल्ट, उनका नेम है, द होल टू पार्ट गेस्टल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, इनका नेम इंपॉर्टेंट नहीं था ये ना, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ आपके लिए, गेस्टल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज जब भी नोट्स बनाओगे ना इस लाइन को लिख लेना प्लीज, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि होल टू पार्ट किसने दिया था, या फिर आपको मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है होल टू पार्ट, और आगे ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरह से। गेस्टल्ट पूरी लाइन बाय लाइन डेफिनेशन के साथ पढ़ाना, सॉरी क्लैरिटी के साथ। हाँ जी, वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी, आपने। अब देखो, पढ़ाते समय शिक्षक को पहले छात्र को पूरे पाठ से परिचय कराने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, और फिर उसकी जटिलताओं पर आगे बढ़ना चाहिए। अब जब मैंने टीचिंग, अगर हम और होल टू पार्ट जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बताया आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट डे जब हमने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट की थी, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो वो होल सिलेबस था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेथड पार्ट 1, टाइप्स ऑफ मेथड पार्ट 2, टाइप्स ऑफ मेथड पार्ट 3, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ओके, क्लियर है। थम्स अप, यस नो, क्लियर है। चले नेक्स्ट देख लो। अब होल टू पार्ट ये है, एप्पल पूरा होल, पूरा मुंह में तो जाएगा नहीं, काटना पड़ेगा, ठीक है, तभी खा सकते हो। ऐसा है कोई क्लास में जो पूरा ही एप्पल मुंह में डाल देता है? इतना बड़ा सा एप्पल, पूरा एप्पल मुंह में डाल दिया, बोला भी नहीं जाएगा उससे फिर तो। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जी, एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग बनेगा क्वेश्चन, या फिर स्टेटमेंट वाला बनेगा। जो लाइनें लिखी है ना पीडीएफ में, यहाँ से उठ के आनी है लाइनें, जो ये लाइंस लिखी है ना पीडीएफ में, introduce the student to the whole lesson first and then move or to ये the crux of lesson must be discussed first, ठीक है, crux of lesson, ये वाली लाइनें उठ के आनी है एग्जाम में, इसीलिए पीडीएफ दी जाती है ताकि पढ़ लो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो फिर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। होल टू पार्ट से तो मैम गोलगप्पा खा सकता हूँ एक बार में, वो सब खा सकते हैं, उसकी नहीं कोई चिंता, सेब खा के दिखाना, वो गोलगप्पे खा लेते हैं हम भी। अब देखो होल टू पार्ट वाला क्या है आप लोगों का, भुला दिया मुझे, हाँ क्वेश्चन, गेस्टल्ट थ्योरी ऑफ, ये वाला ही से क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार मल्टीपल टाइम कि किसने दिया होल टू पार्ट। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। और एक चीज बताई थी, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, या फिर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कौन सा नहीं है, ये सारा दे दिया जाएगा जितना भी हमने पढ़ा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, कनक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और आपका ये हो गया नोन टू अननोन हो गया, होल टू पार्ट हो गया, ये पूछा जा सकता है। और कोई एक ऐसा दे दिया जाएगा जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में यहाँ से, ठीक है मैम। बाकी की 4 थ्योरी देने वाले हो के नेम, इनके नेम नहीं है मेरे पास। 4 थ्योरी जो आपका एग्जाम में पूछा गया था,
और वेट लेट मी चेक, इनके नेम नहीं है, इनके नेम नहीं है, बाकी के होल पार्ट वाला था आपका जो इम्पोर्टेंट था। जॉन हैवी लर्निंग बाय डू फिलोसफी, होल टू पार्ट, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक होल और नहीं लिए हैं। हाँ, इंडक्शन और डिडक्शन, इंडक्टिव, सॉरी इंडक्शन बोल रही हूँ मैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वाला अगर पूछा जाए कि किसने दिया है ना आपका, तो एरिस्टोटल है वो, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल वाला। ओके, बस स्टॉप स्टॉप, गोलगप्पे को छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि गोलगप्पा यहाँ से ही आ जाए तुम्हारे लिए और फिर तुम्हारा मुंह मीठे की जगह या खट्टे की जगह कड़वा हो जाए, ऐसा भी होता है ना। अब देखो, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, अब साइकोलॉजी से हम क्या मतलब समझते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कम्युनिकेशन का, देखते जरा कितना याद है चीजें। उस टाइम तो सारे फटाफट रिप्लाई आते थे साइकोलॉजिकल क्या है आप लोगों का। अभी देखते जरा, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। रिप्लाई फास्ट, और भी कंसेप्ट करवाने मुझे। साइकोलॉजी क्या होती है, कम्युनिकेशन के बैरियर में पढ़ा है हमने, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजी आपके मन से रिलेटेड, ठीक है, आपके मन से रिलेटेड। वन ऑफ द थिंग्स दैट टीचर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इन द कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ देयर स्टूडेंट्स, कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये देखो मन से रिलेटेड, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। The concept must be taken across by keeping these things in the forefront, at least during the early stages of learning. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लॉजिक में कैसे जाएंगे, पहले तो हम देखेंगे कि क्या इंटरेस्ट है, क्या कैपेसिटी है, उसके बाद हम लॉजिकल थिंकिंग करेंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी कैपेसिटी है या जो मेरा इंटरेस्ट है, क्या वो सही है या फिर गलत है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। At least during the early stage of learning, the logical part is the evaluation assessment by the teacher has to do. This is a student-centered maxim and is applicable to younger kids. ये वाला important line रहने वाली है आपकी psychology to logical. Student की पहले हम psychology देखेंगे, फिर हम logic use करेंगे उसकी psychology के according. अब आप छोटे बच्चे हो तो मैं आपके हिसाब से आपको एग्जाम्पल देती, मास्टर्स करके आए हो, पीजी करके आए हो, तो आप फिर किसके हिसाब से, मास्टर और पीजी के हिसाब से एग्जाम्पल्स देने होंगे ना, मुझे पहले साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती, +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती, तो मुझे उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक देने होते। क्लियर है। अब आप लोग आए हो मास्टर्स करके, पीजी करके, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा मास्टर्स, अब मास्टर तक पहुंचे हो तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हवा में पहुंचे हो, तो मुझे आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपको समझाना पड़ेगा कि आपकी साइकोलॉजी, एक छोटे बच्चे से बात करते हो उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करोगे, बड़े बच्चों से बात करोगे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करोगे कि कौन कितना समझ सकता है, फिर उसी हिसाब से मुझे लॉजिक देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने होल टू पार्ट का लॉजिक दिया था फर्स्ट, क्या था, जो भी था, ट्री, गाय थी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्या लॉजिक, अब आप लोगों के लिए तो गाय वाला ये तो छोटे बच्चे के लिए हो जाना था, अब आप लोगों के लिए क्या लॉजिक, नेट वाला, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो वही लॉजिक देना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। हाँ जी, बच्चे के हिसाब से फिर उसको वैसे ही लॉजिक देना। लॉजिक का मतलब होता है कि हाँ, कि वो जो मैं बात बता रही हूँ आपको वो लॉजिकली फिट बैठे, ठीक है, लॉजिक हो बात में, रैशनलिज्म हो, लॉजिकल हो बात में, जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरी बात में क्या लॉजिक है। हाँ जी,
नेक्स्ट, क्लियर है कंसेप्ट? हिंदी में पढ़ लूं एक बार। मनोवैज्ञानिक से तार्किक, तब एक बात जो शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो अपने छात्रों की क्षमता, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, रुचि और योग्यता। अब जहाँ पे ये छात्रों को इंक्लूड कर रहा है तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि ये तो स्टूडेंट सेंटर्ड में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के बिहाफ पे बात कर रहा है, स्टूडेंट को पहले रखकर ये बात कर रहा है, स्टूडेंट को देखकर ये बात कर रही है, ये तो स्टूडेंट को पसंद करता है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट को पसंद करता है, ये तो स्टूडेंट की इच्छा, उनके इंटरेस्ट, उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो जहाँ पे छात्र को इंक्लूड करा जा रहा है तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि मैम हमारी बात को ध्यान में रख के बात की जा रही है? खुशी नहीं हो रही आपको? अब देखो, इन बातों को सामने रखकर अवधारणाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम सीखने के प्रारंभिक चरण के दौरान। ओके। तार्किक हिंसा मूल्यांकन और इसी तरह शिक्षक को करना है, यह एक छात्र केंद्रित कहावत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, टीचर सेंटर्ड है या फिर आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है या कंटेंट सेंटर्ड है या पार्टिसिपेटिव सेंटर्ड है? तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट सेंटर्ड। गुड। और छोटे बच्चों पर लागू होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बच्चों के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको नहीं बोल सकते कि तू 4 घंटे पढ़ने बैठ, वो नहीं बैठ पाएगा। आप नहीं बोल सकते उसको कि तू 2 घंटे पढ़ने बैठ, वो नहीं बैठ पाएगा। एक छोटे बच्चे का कंसंट्रेशन कितना होता है, बड़ी मुश्किल से तो उनको पढ़ाने बिठाना पड़ता है। 1 घंटा मुश्किल से अगर पढ़ लिया उन्होंने, वो भी इधर उधर ध्यान, उनको लालच दो, चॉकलेट का लालच दो, चीजियों का लालच दो, पता नहीं क्या क्या उनको लालच दो, घुमाने लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर कहीं जाके 1 घंटा मुश्किल से बैठेंगे बच्चे। अब आप लोगों को तो, आप तो अपनी मर्जी से भी बैठोगे मैम, एग्जाम क्वालिफाइड करना है, हमें तो बैठना ही पड़ेगा, हमें तो डिमोटिवेशन ही मिलती है, फिर भी हम बैठते हैं। छोटे बच्चों को तो मोटिवेशन मिलती है कि पढ़ लो पढ़ लो, आप लोगों को तो बोला जाता है कमा लो कमा लो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट इंडक्शन टू डिडक्शन, वही आ गया, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, जो हमारा पर्टिकुलर टू आपका वो वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, पर्टिकुलर टू जनरल, तो यही आ गया यहाँ पर, इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, इंडक्टिव पहले ऑब्जर्वेशन, फिर जाके थ्योरी बनेगी लास्ट में, कि किस तरह से थ्योरीज बनी है। विद सेल्फ मोटिवेटेड, वेरी गुड। पढ़ने नहीं देते कमाने के चक्कर में। हाँ जी, ऐसा होता है। अब ये मत सोचे बॉयज की ये बॉयज के साथ ही होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है या फिर +2 ग्रेजुएशन मास्टर्स हो जाती है तो कहीं ना कहीं होता है कि हाँ आप अब कमाओ, तो पढ़ाई फिर हो जाता है थोड़ा, बट मोटिवेट रहो, कोई बात नहीं। जब सक्सेस हो जाओगे तो आपकी सक्सेस बोलेगी, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, सो डोंट वरी। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, पर स्टार्टिंग तो करो, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करो। यस, आई एम ऑल्सो इन जॉब। जॉब के साथ भी आप पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जॉब के साथ भी पढ़ाई कर सकते हो कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। क्लास स्टार्ट होती है जी 7 PM। लवली जी, 7 PM to 8 PM। अब देखो, while teaching teachers should drive from induction to deduction, induction is nothing but arriving at a conclusion by observing, ये देखो observing इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी में देख लो एक बार। एक बात जो मनोवैज्ञानिक से तार्किक, एक बात जो शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो अपने छात्रों की क्षमता, रुचि, ये तो वही वाला आ गया ना, हिंदी वाला, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, PDF में मिल जाएगा ये। ठीक है, PDF में मिल जाएगा, अभी टाइम लगेगा, ये पिछले वाला ही मेरे यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, पिछले वाला ही कॉपी हो गया, ये वाला कॉपी हो गया नेक्स्ट स्लाइड में भी, कोई नहीं, इसको
इसको छोड़ो। ऑब्जर्वेशन अ सेट ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल्स एंड डिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन। अब जो आपकी इंडक्शन है वो तो बता रही है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जो डिडक्शन है वो बता रही है कि क्या क्या प्रोसेस रही थी उस थ्योरी को बनाने के लिए, ठीक है। अराइविंग एट मतलब उस थ्योरी तक पहुंचने के लिए इंडक्शन से स्टार्ट किया था, ऑब्जर्वेशन से, और कंक्लूजन तक पहुंच गए डिडक्शन में। After examining all the possibilities, for example, Annie got an apple from the box, Jensen got an apple from the box, and hence the box is full of apples and deductive reasoning. ठीक है, इसका हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूंगी आपको। हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, है नो, बट हो जाएगा हिंदी में। रुचि, मुझे भी जॉब की बहुत ज़रूरत है। देखो, अगर तो आप जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि जॉब के साथ ये एग्ज़ाम आपका +2 लेवल का नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका मास्टर लेवल का नहीं है, ठीक है। और फिर भी कम से कम 8 घंटे पढ़ाई होना ज़रूरी है, या फिर 4 घंटे तो रखो डेली के। इतना तो कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी 4 से 5 घंटे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड रखता है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ही ज़्यादा एवरेज या फिर कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो लेवल के हो, तो कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली। अगर आप जॉब के साथ 6-7 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा फिर एक ही काम कर लो, फिर मुश्किल हो जाएगा, या फिर टाइम लग जाएगा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने में। ये है, मैंने तो अपने टाइम में मैंने तो अपने टाइम में देखो सब कुछ छोड़ दिया था, बट मैं नहीं बोलती आप लोगों को कि आप लोग छोड़ो, क्योंकि मेरे पास था, फैमिली सपोर्ट था कि ऐसा नहीं था कि जॉब कंपलसरी थी, इतना नहीं था मुझे, ठीक है। रोटी पानी मिल रहा था, बस वही बहुत था मेरे लिए उस टाइम। तो मैंने तो अपने टाइम में जॉब नहीं की है, और मुझसे होनी भी नहीं थी जॉब पढ़ाई के साथ। बाकी आप पे डिपेंड रखता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, बहुत, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब के साथ साथ पेपर को भी क्वालिफाइड कर लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड रखता है, आपके माइंड पे डिपेंड रखता है। मैं अपनी थिंकिंग आप पे वो नहीं कर सकती हो, इम्प्लाई नहीं कर सकती हो। आप अपने हिसाब से इस मैटर को सॉल्व करो। वेरी गुड वर्षा, अगर आप जॉब भी कर रहे हो और 4-5 घंटे भी दे रहे हो तो वेरी गुड, ठीक है। रिप्लाई माई मैसेज, रुको पूजा मैम, मेरे को पीडीएफ सेंड करो। ठीक है जी, कर लेंगे पीडीएफ। पीडीएफ कब मिलेगी? इसकी पीडीएफ कल मिलेगी, आज तो पॉसिबल नहीं है। टाइम हो गया। फ्रॉम इम्पेरिकल टू रैशनल। अब इम्पेरिकल क्या है आपका? मिल जाएगी पीडीएफ। पीडीएफ कहीं नहीं जा रही है आप लोगों की, हम यहाँ हैं, पीडीएफ भी यहीं है, ठीक है। जब हम हैं तो पीडीएफ भी डेफिनेटली मिलेगी। पीडीएफ कहीं नहीं जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। 2 पीडीएफ नहीं मिली पूजा, ऐसे कैसे है? टीचिंग एप्टीट्यूड की एक पीडीएफ तो फिर भी मैंने बोला था कि चेक करो, ऑल कोर्सेज में अपलोडेड है। अब देखो, फ्रॉम इम्पेरिकल टू रैशनल। बैटरी लो हुई क्या लैपटॉप की? इम्पेरिकल का क्या मतलब होता है? आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं, ठीक है, रैशनल थिंकिंग। अब एक्सपीरियंसेस इतने हो गए ना मैम कि समझ आ गई कौन अपना कौन पराया। बचपन में तो सारे मैम इतने अच्छे लगते थे, रिश्तेदारों के घर जाना इतना अच्छा लगता था, घूमना फिरना इतना अच्छा लगता था, दोस्तों के संग बैठना इतना अच्छा लगता था, खेलना कूदना घूमना फिरना इतना अच्छा लगता था। ये था हमारा एक्सपीरियंस। इम्पीरिकल आपका मेनली क्या बताता है? आपके एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब जो उन एक्सपीरियंसेस से आप एक थिंकिंग बना लेते हो रैशनल, मीन्स आपको समझ आ जाती है कि मेरा एक्सपीरियंस वही ऐसा था, उस फ्रेंड ने मुझे उस जगह पे धोखा दिया, उस रिलेटिव ने मुझे आगे बढ़ने से रोका, उसने मुझे इतने ताने मारे, इतने ताने मारे कि क्या बताएं। उसने बोला शादी कर लो, इससे अच्छा तो क्या करो कितना पढ़ लिख कर। तो अब मैम इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब सही गलत की हमें पता लग गया रैशनल थिंकिंग का क्या मतलब होता है। आप रैशनल बात कर लो, आप लॉजिकल बात कर लो। रैशनल थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग होती है जब आप लोगों के हिसाब से नहीं चलते हो, आप सही और गलत में डिफरेंस का पता लगा सकते हो, ठीक है। वो होता है रैशनल थिंकिंग। मीन्स इतनी ज्यादा ठोकरें लगी ना मैम की, एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी जीने का। अब हम दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है। अब पता लग गया कौन अपना कौन पराया। कहाँ से पता लगा? एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ना। अब आपके पास रैशनल थिंकिंग आ गई, हर चीज का आपके पास लॉजिकल आ गया। आपको बोल दिया किसी ने तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा,
तो प्रियंका मैम की बात याद रखना कि भाई चांद सितारे कैसे तोड़ के लाएगा, कौन लेके आया आज तक। तो वो होती है रैशनल थिंकिंग की ऐसा नहीं हो सकता, हम तो हवा में मुट्ठी को गले, ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक क्या है इस बात का, तेरा चेहरा चांद सा, ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक क्या है इस बात का, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं। और रैशनल थिंकिंग आपकी मेनली वही है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आप बेस्ट वे में सोच सकते हो, लॉजिक होगा आपकी बात में, उसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। सुनना आप ध्यान से। 8 बज गए, नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, यस मैम, मुझे भी बहुत लोग। हाँ जी, तो बस यही आपका इम्पेरियल अनुभव जन्य से तर्क संगत तक। ठीक है, बाकी पीडीएफ पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ पढ़ लेना। कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया। अनुभव जन्य ज्ञान सत्यापन योग्य है, जबकि तर्क सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, सिद्धांत मीन्स आपको पता लग गया कि कौन सी जगह क्या लागू होना है। शिक्षकों को छात्रों के पहले अनुभव जन्य विचारों से परिचित कराना चाहिए और फिर तर्क संगत अवधारणाओं पर आगे बढ़ना चाहिए। Empirical knowledge is verifiable whereas rational is based on logic and principles। अब हमारे पास लॉजिक भी है, प्रिंसिपल्स भी है, पता लगा लेंगे हम। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ इतने एक्सपीरियंस हो गए कि अब हर बात का लॉजिक है, हर बात के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय। 9 PM क्लास है पेपर 1 की, PYQs करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो प्लीज सभी क्लास को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ जी, मैं इंग्लिश का चेक कर लेती हूँ अभी जस्ट, टीतू रांची। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। 9 PM हो जाना जी ज्वाइन, और अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे लगता है कि आपको सारे प्रिंसिपल क्लियर होंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट रिवीजन जरूरी है।